नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। हम अपने इस YouTube चैनल पर आपके लिए लेकर उपस्थित होते हैं IAS और यूपी पीसीएस में NCERT का पूरा जो है कलेक्शन, जिसमें हम लोग कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक की सभी NCERT किताबों को देख रहे हैं। और इसमें अभी तक हम लोगों ने क्लास 6 की जो है अपनी क्वालिटी को कंप्लीट कर लिया। क्वालिटी को कंप्लीट करने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी को, और ज्योग्राफी को कंप्लीट होने के बाद में हम लोग अपना इतिहास स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री की जो है इसको स्टार्ट करेंगे। और अभी हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत का चैप्टर नंबर 5 को कर रहे हैं, जो है हमारी पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। अभी तक हम लोगों ने जैसे इसके अन्य चैप्टरों को देखा है, उन चैप्टरों के अंतर्गत हमने सौरमंडल में पृथ्वी को देखा कि आखिर पृथ्वी की स्थिति कहाँ पे है। इसके बाद हम लोगों ने ग्लोब एवं अक्षांश एवं देशांतर को देखा कि आखिर कैसे जो है पृथ्वी के प्रकृति को हम समझ सकते हैं, कैसे किसी स्थान को हम लोग जान सकते हैं। इसके बाद हमने पृथ्वी की गतियां देखी कि आखिर मौसम कैसे परिवर्तित होता है एवं उसके जो है हम लोगों के दिन रात कैसे होते हैं एवं पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। इसके बाद हम लोगों ने मानचित्र को समझा। आज हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर जो है 5 नंबर चैप्टर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है। इसके बाद इसके 3 चैप्टर और बचते हैं पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, हमारे देश भारत एवं भारत की जलवायु, वनस्पति एवं अन्य प्राणी। तो इसमें वन्य प्राणी को देखेंगे। तो हम आज जो समझने जा रहे हैं यह पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल क्या होते हैं और परिमंडल में क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के इस चैप्टर को। जो चैप्टर का नाम है चैप्टर 5 नंबर पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। चैप्टर की शुरुआत होती है, इसमें आप स्टार्टिंग में सबसे ऊपर देख सकते हैं कि एक जो है पर्वत को दिखाया गया है, एक पर्वत की फोटो दिखाई गई है। उसके बाद हम लोग अपने चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जैसे कि भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। देखिए यहाँ पे अब आपको कुछ चीजें नोट डाउन करने की जरूरत है। पहली चीज तो जीवन के लिए मूलभूत आवश्यक चीजें कौन कौन सी हैं? भूमि हो गया, जल हो गया एवं हवा हो गई, जो कि पृथ्वी पर है। इसके अलावा एक चीज और है कि अब जैसे कि पर्यावरण में घटक के रूप में क्या, जहाँ पे जो ठोस भाग होता है पृथ्वी पर जहाँ हम रहते हैं, उसका जो ठोस भाग होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसको भूमंडल कहा जाता है। ठीक, ठोस भाग को पृथ्वी का ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। गैस की परतें जो पृथ्वी की चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के चारों तरफ की जो गैसें होती हैं उनको वायुमंडल कहा जाता है, जहां पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी अन्य गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल का एवं जलवाष्प सम्मिलित हैं। जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। मतलब अब यहाँ से देखिए, हम लोग इन्वायरमेंट को देखना यहीं से प्रारंभ कर सकते हैं। हम लोग इन्वायरमेंट को अलग से तो देखेंगे, लेकिन यहीं पे देख लीजिए क्या जलमंडल किसको कहते हैं? जहाँ पे जल का बहुत बड़ा भाग पाया जाता है उसे जलमंडल कहा जाता है। और जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे कि बर्फ, जल एवं जलवाष्प शामिल। अब जीवमंडल पूछ रहा है, जीवमंडल एक सीमित क्षेत्र होता है जहां पर स्थल क्या क्या, तो स्थल हो जाता है। स्थल के साथ में क्या होता है कि आपका जल हो जाता है और जल के साथ में आपकी हवा हो जाती है। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तीनों चीजें एक जगह पे इकट्ठा होती हैं, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे जीवमंडल के रूप में जाना जाता है। ठीक, जहां सभी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं और इसी जीवमंडल पे ही जीवन पाया जाता है। यही जीवमंडल है। अगर हम सिर्फ जलमंडल की बात करें तो सिर्फ जलमंडल पे भी जीवन नहीं पाया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं सिर्फ स्थल मंडल की, तो सिर्फ स्थल मंडल पर भी जीवन नहीं पाया जाता है, अगर जब तक सारी चीजें एक जगह पे नहीं मिलती हैं। ठीक, तो ये हो जाता है। अब आगे चलते हैं जैसे कि भूमंडल। उसके पहले यहाँ पे एक शब्दों की उत्पत्ति से संबंधित कुछ दिया गया, इसको देख लेते हैं। शब्दों की उत्पत्ति, ग्रीक भाषा में लीथस, क्या लीथास का अर्थ है पत्थर, एटमास का अर्थ है वाष्प, हुडर का अर्थ है जल, बायोस का अर्थ है जीवन। क्या आप इनसे और अधिक शब्द बना सकते हैं? जैसे कि क्या लीथास तो पत्थर हो गया, एटमास
तो क्या एटमॉस्फेयर होता है, और हुंडर का क्या अर्थ होता है, जल। तो इस तरह से ये शब्दों की उत्पत्ति हुई है। हम चलते हैं, देखते हैं आगे। भूमंडल की बात करते हैं। तो भूमंडल, पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा कि पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। अब हम तीनों चीजों को देखेंगे। देखिए, पहली चीज क्या होती है, भूमंडल या फिर स्थल, ये स्थल हो जाएगा। दूसरे स्थान पे क्या हम लोग देखेंगे, जलमंडल मतलब वायुमंडल, वायुमंडल। तीसरे स्थान पे क्या हम देखेंगे, तो इस तीसरे स्थान पे हम लोग जलमंडल देखेंगे। देखिए, ये सभी चीजें क्या हैं, तो ये सभी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल होते हैं। आगे चलते हैं, प्रारंभ करते हैं अपने भूमंडल को देखना। पृथ्वी के ठोस भाग, तो ये चीज याद रखिए, पृथ्वी के ठोस भाग को कहा जाता है भूमंडल। यह भूप्रपटी की चट्टानों एवं मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या कह रहा है कि ये भूप्रपटी की चट्टानों एवं मिट्टी की पतली परतों से बना होता है, जिसमें क्या जीवों के लिए पोषक तत्व सभी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये आपको याद रखना है। पृथ्वी की सतह को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भागों को क्या कहते हैं, भूभागों को महाद्वीप कहते हैं। जो बड़े भाग होते हैं उनको महाद्वीप कहते हैं के नाम से जाना जाता है, तथा बड़े जलाशयों को महासागरीय बेसिन के नाम से जाना जाता है। ठीक, विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। क्या कह रहा है, 5.1 में। चलिए चलते हैं हम 5.1 चित्र में। ये है हमारा 5.1। अब आपसे क्या कह रहा था, तो आपसे कह रहा था क्या, देखिए सभी स्थलीय भूभाग एक दूसरे से आपस में जुड़े हैं। देखिए, अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है, उत्तरी अमेरिका, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका, यहाँ पे तो ये जुड़ा हुआ है, लेकिन बीच में एक नहर का निर्माण किया गया है दोनों को अलग करने के लिए, क्योंकि यहाँ से प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से अगर किसी को सफर करना था तो यहाँ पे हमारे दक्षिणी महासागर, ये पूरा जैसे कि यहाँ से आपको जाना, तो अभी यहाँ का एक नहर का निर्माण किया गया ताकि डायरेक्ट आ सके। नहीं तो पहले क्या होता था, इधर से घूम के आना पड़ता था, तो इसीलिए यहाँ पे नहर का निर्माण किया, ने पहले से जुड़ा था। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये कटा हुआ है भाग, ये भूमध्य सागर है। यहाँ पे अगर अफ्रीका और एशिया की बात करें तो ये यहाँ पे आपस में जुड़े हुए थे, लेकिन यहाँ पे भी एक नहर का निर्माण किया गया, क्योंकि अगर कोई यूरोप से इधर इंडिया या इधर के देश में आना चाहता तो पहले क्या होता था, तो यहाँ से आपको इतना घूम के आना पड़ता था। तो एक नहर का निर्माण किया गया, नहर के निर्माण के बाद यहाँ पे आपका जो है आप डायरेक्ट आ सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए भाग जुड़ा हुआ, ये भी भाग यहाँ पे जुड़ा हुआ, लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया अगर देखें तो ऑस्ट्रेलिया किसी से जुड़ा हुआ नहीं है। तो आप मान सकते हैं कि कुछ जगह जुड़ा हुआ, आर्कटिक कहीं नहीं जुड़ा हुआ, ये पूरा बर्फ से बना हुआ है। तो कुछ जगह जुड़ा हुआ है, कुछ जगह जुड़ी हुई नहीं है। आगे चलते हैं। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। अब देखिए, यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे लोग का अक्सर क्वेश्चन होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई क्यों मापा जाता है, क्योंकि समुद्री जल का जो है तल है, ये सभी जगह पे समान होता है। जहां जहां पर भी जल होगा वो समान होगा, इसलिए समुद्री तल से ही स्थल की ऊंचाई को मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। अब ये समुद्र की जो ऊंचाई है, मान लीजिए ये समंदर है, तो इसकी जो ऊंचाई यहाँ पे 0 माना जाता है। इससे जितनी ऊंचाई पर होगा, मान लीजिए 1 मीटर, तो 1 मीटर हो जाएगा, तो वो समुद्र तल से जो दूरी को मापा जाता है, ऊंचाई को मापा जाता है। आगे चलते हैं, इस मैप को हम लोगों ने देख लिया, आगे जरूरत पड़ेगी तो फिर देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर क्या है, माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। ये क्या कह रहा है कि मान लीजिए अगर ये समुंदर है, ये समुंदर भरा हुआ है 0 मीटर, तो यहाँ से सबसे ऊंचा जो पर्वत है इसको बोलते हैं क्या, माउंट एवरेस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। ये जो चीजें हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं, ये सभी चीजें आप लोगों को याद रखना है। माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो 8,848 मीटर, 8,848 मीटर ये समुद्र तल से ऊंचाई है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा है। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आप वनडे एग्जाम दें चाहे जो दें, वहां पे आपसे पूछा जा सकता है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। देखिए, ये पूरा मतलब जो पैराग्राफ है दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर सबसे गहरा भाग पूछा जाए, जो आज हम लोग रटते हैं, याद करते हैं, ये कक्षा 6 में बताया गया बच्चों को कि विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर में स्थित है, और ये कहा है तो मोरियाना गर्त।
अब ये जो है समुद्र तल से ऊपर हो गया, समुद्र तल से नीचे जाते हैं, तो समुद्र तल से नीचे प्रशांत महासागर में क्या है, मेरियाना गर्त, मेरियाना गर्त। अब इसकी गहराई कितनी, गहराई की बात करते हैं तो ये है 11,022, क्या, तो 11,022 मीटर। मैं इधर लिख दे रहा हूं 11,022 मीटर। ठीक, ये अब जैसे दोनों के बीच की दूरी को बात करें तो कितनी लगभग हो जाएगी। अगर बात करते हैं, क्या आपने कभी कल्पना की कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक है, कितनी अधिक है, देखिए ये 11,000 है, ये 8,000 मात्र है। तो अगर डिफरेंस देखें तो लगभग 3,000 या 2,500 के बीच का डिफरेंस आता है। अगर दोनों के बीच में देख लें तो दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो काफी ज्यादा दूरी बन जाती है। आगे चलते हैं, देखिए क्या आप जानते हैं, ये भी बाद में देख ले रहे हैं, महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, ये भी आपको याद रखना। पृथ्वी पर महाद्वीप कितने हैं, तो महाद्वीप टोटल 7 हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग है। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं, एशिया है, यूरोप है, अफ्रीका है, उत्तर अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है एवं अंटार्कटिका है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये वाला, ये देखिए ये उत्तरी अमेरिका दिया गया है, ये दक्षिण अमेरिका दिया गया है, ये यहाँ पे यूरोप है, ये अफ्रीका है, यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है और ये आपका अंटार्कटिका है। तो ये आपके 7 महाद्वीप। मान लीजिए ये 1 नंबर, ये 2 नंबर हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया और ये यहाँ पे 7 हो गया। ये 7 महाद्वीप आपका है, यहाँ पे वर्णित किए गए, ये आपको याद रखना है। चित्र 5.1 में विश्व के मानचित्र को देखिए तथा ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, अब स्थल का जो बहुत बड़ा भाग है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो यहाँ पे जैसे कि कहाँ से, तो यहाँ से, ये देखिए ये 0 अंश है। हम लोगों ने जब अक्षांश देशांतर रेखाएं पढ़ी उसमें समझा है कि जहाँ पे 0 अंश होता है वहां से ये आपका ऊपर का क्या होगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका यहाँ पे क्या है, तो ये आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब अगर इस रेखा को हम लोग यहाँ पे देखिए, ये जो रेखा यहाँ पे दिख रही है, इस रेखा को अगर हम मार्क करते हैं तो ये 0 अंश रेखा है। तो स्थल खंड कहाँ है, तो ये ज्यादातर आपके उत्तरी भाग में है और वहीं दक्षिणी भाग में बहुत कम स्थल है। यहाँ पे समुद्र ज्यादा पाए जाते हैं, समुद्र ज्यादा पाए जाते हैं, महासागर ज्यादा है। चलते हैं आगे बात करते हैं एशिया। अब एशिया से स्टार्ट होता है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह, अब एशिया की स्थिति पहले देख लें, एशिया की स्थिति कहाँ पे है, तो एशिया की स्थिति ये देखिए यहाँ पे है। ये आपका एशिया क्या है, तो ये सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 है। जितना पूरी पृथ्वी का क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग में फैला है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इसे महाद्वीप से होकर गुजरती है। कर्क रेखा की अगर बात करते हैं तो ये इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत, कहा, तो एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत जो इसे यूरोप से अलग करता है। चित्र 5.1 में देखिए। अब 5.1 में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए ये कर्क रेखा दिया गया, ये 23.5 अंश जो रेखा होती है इसे कर्क रेखा माना गया। ये हमारी कर्क रेखा है, ये हमारी कर्क रेखा हो जा रही है और ये यहाँ पे आपका क्या है, ये आपकी मकर रेखा है। ये दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है, ये आपके उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। ये भारत को, ये आपकी यहाँ पे क्या है, ये आपका भारत है। भारत को भी 2 बराबर भागों में बांटता है। वहीं पे पूरे जो है आपको इसके उत्तरी गोलार्ध को भी जो है हिस्सों में बांटता है। यहीं तक का सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। हम लोग आगे चलते हैं। यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। अगर दोनों के संयुक्त भाग को देखें तो इसे यूरेशिया कहा जाता है क्योंकि ये आपस में मिला हुआ है। यूरोप एशिया का सबसे छोटा है, यह एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है एवं आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र पर देखिए, इसकी स्थिति का पता लगाइए। अब इसकी स्थिति का पता लगाने के लिए सिंपल सा आप देखिए, ये अगर ये भाग को हम देखें तो इन दोनों को मिला के कहा जाता है यूरेशिया, क्योंकि ये यूरोप और एशिया को मिलाकर कहा जाता है। और यहाँ पे देखिए आर्कटिक महासागर होता है, एक तरफ इधर जल हो गया, इधर जल हो गया और यहाँ पे भूमध्य सागर महासागर पाया जाता है, तो यहाँ पे भी जल हो गया, लेकिन इधर एशिया पाया जाता है। ये यूरोप की स्थिति है।
ये आपको यूरोप की स्थिति को याद रखना। अब एशिया और यूरोप दो महाद्वीप हो चुके हैं। आगे चलते हैं, विश्व के मानचित्र को देखिए एवं इसकी स्थिति का पता लगाइए। हो गया। अफ्रीका की बात करते हैं। एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया है। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश जो है इस महाद्वीप को लगभग मध्य से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चित्र 5.1 में देखिए, आप पाएंगे कि यही एक ऐसा गोलार्ध है जहां से होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा एवं मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक, अब इस चीज को हम लोग देख ले रहे हैं पीछे जाके, लेकिन उसके पहले एक चीज और पढ़ लें। सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इसे आपको नोट कर लेना। सहारा रेगिस्तान जो मरुस्थल है, ये विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका देश में स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप बनाया गया, ये है यहाँ पे सहारा मरुस्थल। अब इधर भूमध्य सागर है, इधर आपका ये आर्कटिक महासागर है, यहाँ पे आपका हिंद महासागर दिया गया है। ठीक, तो ये आपका अफ्रीका महाद्वीप, ये आपकी कर्क रेखा गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है यहाँ से ये, और यहाँ पे आपकी विषुवत रेखा गुजरती है। तीनों रेखाएं यहाँ से होकर गुजरती हैं। विश्व के मानचित्र देखिए, आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका से होकर गुजरती है। अब यहीं पे अफ्रीका से कौन सी नदी गुजरती है? तो अफ्रीका से नील नदी, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से होकर यहाँ पे गिरती है जाके भूमध्य सागर में, और यहाँ पे दो नील होती हैं, एक व्हाइट नील होती है, एक ब्लू नील होती है, दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण करते हैं और ऐसे आप बहते हुए यहाँ भूमध्य सागर में गिर जाती है। तो आपको नील नदी भी याद रखनी, ये विश्व की सबसे बड़ी नदी होती है नील नदी। अफ्रीका का मानचित्र देखिए और बताइए कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत रेखा इसके किन किन भागों से होकर गुजरती है। यहाँ पे आपको पूरा देखना है कि किन किन भागों से होकर गुजरता है, वो आपको बताना है। जैसे कि कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है, मकर रेखा होकर कहाँ से गुजर रही है, और आपका प्रशांत रेखा कहाँ से होकर गुजर रही है। इसमें आपको इस चीज को आइडेंटिफाई करना है। ठीक, अब चलते हैं उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है यह दक्षिणी अमेरिका में एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहा जाता है। देखिए, हमने अभी क्या कहा था कि एक नहर का निर्माण किया गया है जिसे पनामा नहर कहा जा रहा है। उत्तरी अमेरिका जो है दक्षिणी अमेरिका से किससे जुड़ा हुआ है? तो पनामा जल संधि से जुड़ा हुआ। अब क्या आप जानते हैं कि बात करते हैं तो इसमें न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी तथा भारत के तेनजिंग नैनो शेरापा 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। कौन कौन है? तो न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी व भारत के कौन है? तेनजिंग नैर्गे शेरापा। ये कब? तो 29 जुलाई 1953 को जो है ये चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पे, 8,848 मीटर की ऊंचाई पे चढ़े थे। जापान की जुंगो तो तबाई विश्व की पहली महिला है जिन्होंने 16 मई 1975 में एवरेस्ट पर कदम रखा। ठीक है, अब भारत की बात करते हैं तो भारत की बचेंद्री पाल जो है भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो इस तरह से ये पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट है और पूरा आपको याद कर लेना और अपने उसमें जो है नोटबुक में नोट भी कर लेना है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। कहा जाता है कि यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। क्या आप इन महासागरों के नाम बता सकते हैं? आपको महासागरों के नाम बताना है कि कौन कौन से महासागरों के नाम हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से महासागर के दिए गए हैं। तो इधर आपका दिया गया अटलांटिक महासागर दिया गया, यहाँ पे प्रशांत महासागर दिया गया है। ठीक, और जैसे इधर बात करते हैं तो इधर आपका दक्षिणी महासागर स्थित है। तो इस तरह से आपको सारे महासागर याद रखने हैं। और ऊपर यहाँ पे आर्कटिक महासागर दिया गया है। ठीक, अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा आगे क्या है। दक्षिण अमेरिका की बात करें, देखिए ये यहाँ पे उत्तर अमेरिका दिया गया है, ये आपका दक्षिण अमेरिका दिया गया। बीच में जो यहाँ पे हमने कहा था आवागमन के लिए नहर का निर्माण किया गया जिसे पनामा कहते हैं, ये यहाँ पे जल संधि। अब जल संधि क्या होती है? यहाँ पे लिखा गया है कि जब पानी का सकरा भाग होता है जो 2 बड़े जलराशि जैसे कि समुद्र तथा महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है तो उसे जल संधि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे श्रीलंका है, यहाँ पे भारत है, बीच में पनामा जल संधि पाई जाती है जो कि इनको जोड़ती है, क्योंकि यहाँ पे इधर का जल बंगाल की खाड़ी का जल और इधर अरब सागर और हिंद महासागर का जल को आपस में जोड़ता है। अब
यहाँ पे स्थलखंड की बात करते हैं तो स्थलखंड एक सकरा भाग होता है जो दो महास्थलीय खंड भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, जैसे कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है, तो इसे आपको स्थलखंड कहा जाता है। ठीक, ये भी आपको याद रखना है। पहुंचते हैं दक्षिण अमेरिका, देखते हैं। दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से दो महासागर स्थित हैं? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एडीज, क्या कह रहा है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको नोट कर लेना। पर्वत का नाम क्या है? श्रृंखला का नाम एडीज पर्वत श्रृंखला है। इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। चित्र 5.1 में देखिए। हम फिर से उसी चित्र पे चलते हैं, देखते हैं अपने इस चित्र को। ये है चित्र हमारा, ये दक्षिण अमेरिका दिया गया, ये यहाँ पे अमेजन नदी दिया गया जो अपवाह के रूप में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाता है। ये एडीज पर्वतमाला है जो कि विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला, ये दक्षिण अमेरिका है। यहाँ पे स्थलखंड पाया जाता है जिसे पनामा स्थलखंड बोलते हैं। ठीक, तो ये आपका हो जाता है। हम लोग पढ़ते हैं अपने उसी बिंदु पे पहुंचते हैं। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी, क्या विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। यहाँ पे अमेजन नदी सबसे बड़ी जो विश्व की वो बहती है। चलते हैं, अब पहुंचते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, कुछ एग्जाम ऐसे हैं जहाँ पे ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो वो एशिया है। यहाँ पे हम नोट कर लीजिए, सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तो ये आपका एशिया हो जाएगा। सबसे छोटे की बात करते हैं तो सबसे छोटा क्या है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इसे द्वीपीय महाद्वीप का, क्योंकि बहुत सारे द्वीप मिलकर इस महाद्वीप का निर्माण करते हैं। यह एक तरह से द्वीप ही है जो पूरी तरह से, और आपने जैसे लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था क्रिसमस यहाँ गर्मी में मनाया जाता है क्योंकि ये दक्षिणी तरह से, पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब चलते हैं आर्कटिका। तो अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, लेकिन बहुत से देशों के शोध केंद्र स्थित हैं। जैसे कि भारत के भी शोध केंद्र संस्थान यहाँ पे, उनके नाम क्या है, तो उनके नाम है मैत्री व दक्षिणी गंगोत्री। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि ये शोध केंद्र जो भारत के हैं, इन शोध केंद्रों का नाम आपको याद रखना है, और यहाँ पे पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। अब चलते हैं, देख लेते हैं, आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए, ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, ये आपका अंटार्कटिका है। यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे भारत के शोध संस्थान मैत्री है, और एंड क्या है, दक्षिणी गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री। तो ये दो शोध केंद्र भारत के यहाँ पे वर्किंग इस समय चल रहे हैं। अन्य भी देशों के यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पूरी तरह से बर्फ जमी हुई, कोई भी मानव आवास बस्ती नहीं पाई जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, हमारा स्थलखंड कंप्लीट हो गया। स्थलखंड को हमने बहुत छोटे रूप में यहाँ देखा है। अभी जब हम आगे नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो इसको बहुत विस्तृत भाग में देखेंगे कि आखिर रेखाएं कहाँ कहाँ से किस किस देश से गुजरती हैं, कौन कौन से स्थलखंड पाए जाते हैं, कौन कौन से देश हैं, हर एक देश को याद करेंगे, पूरी तरह से मैपिंग को समझेंगे कि आखिर मैपिंग वगैरह क्या होती है। ठीक, लेकिन अब यहाँ पे बिल्कुल साधारण तौर पे हम चलते हैं। आप जलमंडल अपना देखते हैं। जलमंडल जैसे यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, देखिए महासागर कितना दिया गया है, तो जितना भी टोटल अगर हम जल मानते हैं 100%, तो 100% में महासागर का जल कितना है यहाँ पे दिया गया है आपका। महासागर कितना है, तो महासागर आपका है टोटल 97.2%। और वहीं पे अगर पीने योग्य पेयजल की बात करते हैं, पेयजल कितना दिया गया है, तो पेयजल लगभग आपका 0.03%। ये आपका लवणीय जल 0.03% है जो पेयजल है, ये आपको याद रखना। आगे चलते देखते हैं, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। अगर टोटल पृथ्वी का बात कर रहे हैं तो पृथ्वी पे क्या है, तो पृथ्वी का भाग में 71% जल है। मतलब ये जो 70% है ये 71% है, और जो स्थल है, स्थल कितना है, तो 29% है। मतलब नहीं, पृथ्वी का जो भाग है 71% भाग जल का है तथा 29% भाग स्थल का है। ठीक, यहाँ पे 70 में नहीं लिखा, ये 71 है। जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियां हो गई,
झीलें हो गई, हिम नदियां हो गई, भूमिगत जल हो गया, वायुमंडल का जलवाष्प सभी सम्मिलित होते हैं। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 97% से अधिक भाग महासागरों में पाया जाता है एवं वह इतना अधिक खारा होता है कि इसे हम पेय पदार्थ के रूप में यूज नहीं कर सकते, मतलब मानव उपयोग में उपयोग नहीं आ सकता। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों को तथा हिम नदियों के भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग लवण जल के रूप में पाया जाता है, जो कि मनुष्य के इस्तेमाल के लिए आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी को महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो समुद्र का 71 मतलब टोटल जो 71% जल है, जैसे कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे समझा था, क्या समझा था, ये देखिए यहाँ पे पीने योग्य जल कितना है, मात्र 0.03%। बाकी 97.2% जल कैसा है तो बेकार जल है, वो पीने लायक नहीं है। तो अब यहाँ पे महासागर दिया गया। महासागर जलमंडल के मुख्य भाग हैं जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, जैसे कि तरंगे हो गया, ज्वार भाटा हो गया तथा महासागरीय धाराएं हो गया। महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां होती हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागरों को माना गया। पहला क्या है, प्रशांत महासागर, जो कि सबसे बड़ा है। इसके बाद कौन सा आता है, इसके बाद अटलांटिक महासागर आता है, इसके बाद हिंद महासागर आता है, इसके बाद दक्षिणी महासागर आता है और आर्कटिक महासागर आता है। इस तरह से टोटल जो है आपके महासागर पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे उत्तरी अमेरिका को दिखाया गया, दक्षिणी अमेरिका को दिखाया गया, यूरोप को दिखाया गया, एशिया को दिखाया गया, ऑस्ट्रेलिया को, अफ्रीका को एवं अंटार्कटिका को दिखाया गया। महाद्वीपों की तुलनात्मक आकार। दिए गए बॉक्सों वर्गों को गिनिए तथा इसमें निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। सबसे बड़े महाद्वीप का नाम लिखिए। सबसे बड़ा महाद्वीप आपका एशिया है, अगर इन बॉक्स को गिनेंगे तो एशिया आ जाएगा। सबसे छोटा क्या है आपका, तो आपका ऑस्ट्रेलिया, ये बॉक्स के रूप में बनाया गया। सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा देख लीजिए, कौन पूछ रहा है आपको यहाँ पे, सबसे बड़ा है कौन, यूरोप है या फिर ऑस्ट्रेलिया है, तो आपको बताना है। देखिए बॉक्स कितना दिया गया, 1 2 3, यही आपसे वो कह रहा है 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 दिए गए। इसमें कितना दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो बड़ा कौन हो जाएगा, तो यूरोप बड़ा हो जाएगा और ऑस्ट्रेलिया छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर सभी में देखा जाए तो सभी में सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया आता है और सबसे बड़ा एशिया आता है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है, जिसकी अभी हम लोगों ने देखी थी कितनी गहराई है, तो लगभग 11,000 के आसपास गहराई। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया एवं उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित है। चित्र 5.1 को देखिए। प्रशांत महासागर चारों ओर इन महाद्वीपों को स्थिति का पता लगाएं। देखिए अब प्रशांत महासागर पे हम लोग चलते हैं बैक में। तो हम लोगों को कहा, ये देखिए ये है हमारा प्रशांत महासागर, इधर भी है इधर भी है प्रशांत महासागर। तो कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में भी है और इधर एशिया में भी है और यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका में भी है, उत्तरी अमेरिका में भी है। और ये 1/3 भाग पे फैला हुआ है, सबसे बड़ा महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये आपका प्रशांत महासागर है। हम लोग चलते हैं आगे, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। आगे दिया गया है अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरे सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा में इस आकार का है। इसके पश्चिमी किनारे पर, मतलब कैसा है, तो ऐसा है, क्योंकि इधर आपका दक्षिणी अमेरिका में है, यहाँ पे आपका दक्षिणी अमेरिका, यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका है। ठीक, इधर आपका यूरोप हो जाता है, इधर आपका क्या हो जाता है, अफ्रीका हो जाता है। इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका स्थित है। कहाँ पे, तो पश्चिमी किनारे। मैंने अभी आपको बताया कि मतलब कुछ हमने नेक्स्ट पिछले चैप्टर में बताया था, ये आपका ईस्ट है तो इधर वेस्ट है। तो पश्चिमी किनारे बता रहा, तो इस किनारे पे जैसे ये अटलांटिक महासागर, तो इधर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका उत्तरी अमेरिका हो जाता है और यहीं पे आपका दक्षिणी अमेरिका हो जाता है। ठीक, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तरी एवं अटलांटिक मतलब दक्षिणी अमेरिका है तथा पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका स्थित है। यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका यूरोप हो जाता है, यहाँ पे आपका क्या है, तो यहाँ पे आपका अफ्रीका हो जाता है। ये हम लोगों ने देखा। अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक दंतुरित है। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रय एवं पत्तनों के लिए एक आदर्श स्थिति होती है, क्योंकि ये अनियमित है एवं
बहुत कटी छटी है तो इसीलिए दंतुरित बोला जाता है। तो ये क्या है, प्राकृतिक पोताश्रय मतलब बंदरगाह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आदर्श स्थिति होती है। व्यापार की दृष्टि से ये सबसे बेस्ट महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया, यानी कि भारत, जिसको इंडिया बोलते हैं, और भारत के नाम पे ही जो है हिंद महासागर का नाम रखा गया है। यह महासागर लगभग त्रिभुजाकार स्थिति में, इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका तथा पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। अब चलते हैं हम अपने फिगर पे देख लेते हैं कि आखिर कहाँ पे स्थित है। तो देखिए ये आपका हिंद महासागर है। हिंद महासागर में अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा, ये आपका वेस्ट हो जाएगा, ये आपका नॉर्थ। तो उत्तर में एशिया स्थित है, वहीं पे अगर पूरब की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया स्थित है, और अगर आपके पश्चिम की बात करते तो आपका अफ्रीका स्थित है, और दक्षिण की बात करते तो आपका इधर जो है दक्षिण महासागर स्थित हो जाता है, या अटलांटिक उसके बाद स्थित होता है। चलिए हम लोग पहुंचते हैं अपने जहां पे हम थे। दक्षिण महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप के से उत्तर की ओर 60 अंश दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सकरे भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि कहते हैं। यह उत्तर अमेरिका एवं उत्तरी तटों को यूरेशिया से घिरा हुआ है। कहाँ पे स्थित है, देखिए आर्कटिक महासागर कहाँ स्थित है, तो आर्कटिक महासागर यहाँ पे स्थित है, और बेरिंग जल संधि से जो है ये जुड़ा हुआ है आपका प्रशांत महासागर से। तो आपको ये भी याद रखना है, आर्कटिक महासागर कहाँ है, तो आपका यहाँ पे। अब देखिए प्रशांत महासागर यहाँ हो गया, अटलांटिक महासागर जैसे एस आकार था तो एस आकार ऐसे बनता है, तो ये आपका जो है अटलांटिक महासागर हो जाता है, ये आपका दक्षिणी महासागर हो जाता है, ये आपका हिंद महासागर हो जाता है, और इधर प्रशांत महासागर फिर से हो जाता है। ठीक, हम पहुंचते हैं अपने उसी बिंदु पे। यहाँ पे हम लोगों ने इतना कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने वायुमंडल, जो तीसरा हमारा था वायु से संबंधित था, जो हमारा मंडल था, तो उसे आपको देखते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे दंतुरित तटरेखा दिखाया गया है कि कैसे किस तरह से कटी ठटी दांतों की तरह है, तो इसीलिए इसको बात है। ये डबलिन है, यहाँ पे बेलफास्ट है। हम लोग वायुमंडल पे पहुंचते, देखिए वायुमंडल के लिए यहाँ पे एक परत दिया गया, जैसे कि क्या है, परत को पहले को क्षोभ मंडल दिया गया, समताप मंडल दिया गया, मध्य मंडल दिया गया, आयन मंडल दिया गया, बहिर्मंडल दिया गया। और यहाँ पे साथ ही में क्या दिखाया जा रहा है, ये देखिए क्षोभ मंडल पे सभी क्या है, लोग रहते हैं, और यहाँ पे बस्ती उस्ती बनी है ये। ठीक, अब जैसे जहाज यहाँ से उड़ना प्रारंभ करता है, यहाँ पे दिखा रहा है जहाज यहाँ से उड़ना प्रारंभ करता है। अब समताप मंडल में आ जाते हैं, समताप मंडल में होता है। ठीक, यहाँ पे मध्य मंडल हो जाता है, जहाँ पे क्या है, रॉकेट वगैरह दिखाई दे रहा है। ये आयन मंडल है, ये बहिर्मंडल है, जहाँ पे क्या है आपका दिखाया गया है कि हमारे रॉकेट वगैरह चलते हैं, तो ये आपके बहिर्मंडल में हो जाता है। ठीक, चलते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर गैसों से की एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायु की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण अटूट भाग है। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाता है, जैसे कि ओजोन परत जो होती है, वो जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती है उनसे बचाती है। वायुमंडल में 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा गया है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, देखिए यहाँ पे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल ऊपर हो गया, ये समताप मंडल है आपका, मध्य मंडल ये आपका पूरा मध्य मंडल हो जाता है, आयन मंडल ये आपका आयन मंडल हो जाता है, और आपका बहिर्मंडल ये आपका बहिर्मंडल हो जाता है। ठीक, इस तरह से इसको 5 भागों में बांटा गया, ये आपको याद रखना। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ एवं शुष्क हवा 99% भाग है। मतलब टोटल अगर बात करें तो ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन मिल के आपका कितना 99% बनता है, जिसमें 21% आपके लगभग जो है ऑक्सीजन है, वहीं पे आपका जो कितनी है 78% आपकी क्या है, तो वो आपकी नाइट्रोजन यहाँ पे दिया गया। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78% है, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। नाइट्रोजन कितनी हो जाती है, ये 78% हो जाती है। वहीं पे ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ये आपकी 21% हो जाती है। दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आर्गन हो गया, इसकी मात्रा कितनी है, तो 1% में सभी गैसें हो जाती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी
के द्वारा छोड़ी गई उष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण जब होता है ना, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान हमारी जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ही सोखते हैं और ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्र तल पर सबसे अधिक होता है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी से घटता जाता है। अब क्या कह रहा है, जैसे कि ये समुद्र तल था जिसको 0 मीटर कहा गया था, अब 0 मीटर से जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे ये जो हवा है, हवा में विस्तार आएगा, मतलब ये जो गैसें हैं ये विस्तृत होंगी। वहीं सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ पे होगा, तो सबसे ज्यादा घनत्व आपका पाया जाता है सबसे नीचे, जैसे कि क्षोभ मंडल में। ठीक, आप जानते हैं कि पहाड़ों पर पर्वतारोहियों द्वारा हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। ऊंचाई पर सांस लेने के लिए उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता है। जैसे जैसे हम क्या करा ऊपर की ओर जाते हैं तापमान भी घटता जाता है। वायुमंडल पृथ्वी के ऊपर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है एवं गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। देखिए ये भी याद करना है आपको। ये देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। अब इसमें इंपोर्टेंट क्या है, ऊपर की ओर जब जाते हैं तो तापमान क्या होगा, तापमान कम हो जाएगा, घटता रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। ठीक, यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है, कुछ क्षेत्रों में अधिक और कुछ क्षेत्रों में कम। अब वायु कैसे बहती है, तो वायु भैया उच्च दाब से हमेशा निम्न दाब की ओर बहती है। जिधर उच्च दाब होगा उधर से हवा बहेगी और चली जाएगी जहां निम्न दाब होगा। गतिशील वायु को क्या कहा जाता है, पवन कहा जाता है। ये आपका पूरा हो जाता है। ठीक, ये चीज हो गई। अब हम लास्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, यहाँ पे जलमंडल दिखाया गया है, यहाँ पे स्थल मंडल दिखाया गया। ये पूरा आपका स्थल मंडल, ये आपका वायुमंडल है। ठीक, जिसमें बादल वगैरह सब है, और ये आपका पूरा नदी यहाँ पे निकलती हुई दिखाया गया है। तो ये जो आपका फिगर है ये पूरा आपका बनाता है जीवमंडल। ऐसी परिस्थिति में ही जीवन संभव है। अगर इसके अलावा सिर्फ स्थल मंडल पे चाहें तो स्थल खंड पे नहीं जीवन संभव है, ना ही जल में संभव है, ना ही वायु में संभव है। आपको जब तीनों चीजें मिलती हैं तब जीवमंडल का निर्माण होता है। आगे चलते हैं। जीवमंडल, जीवमंडल स्थल जल, देखिए स्थल हो गया, जल हो गया एवं हवा हो गया के बीच में एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहां जीवन मौजूद है। यही वह भाग है जहां पे जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियां हैं जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती है। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में जंतु जगत, अब जैसे आगे के जो चैप्टर में हमें ये वन्य प्राणी वगैरह देखना है, भारत देखना है, तो उसी लिए यहीं पे उसकी रूपरेखा तय की जा रही है कि आखिर जीवमंडल होता क्या है। तो जहाँ पे जल स्थल हवा तीनों मिलती है तब। तो जंतु जगत एवं पादप जगत क्या कह रहा है, जीवमंडल प्राणियों को मुख्यतः दो भागों में, एक जंतु जगत है, एक पादप जगत है, में विभक्त किया जा सकता है। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं। क्या, तो पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेजी से होने लगता है। इसी प्रकार प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। हाल ही में सुनामी के कारण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का कुछ भाग पानी में डूब गया, जिसको हम लोग इंदिरा कॉल बोलते थे, इंदिरा पॉइंट बोलते थे। झीलों तथा नदियों को दूषित पदार्थों से प्रभावित होने से उनका क्या जल मानव इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। प्रदूषण के कारण जो नदियां उनका जल मानव इस्तेमाल के लिए नहीं रह जाता है। यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापीय विद्युत संयंत्रों एवं गाड़ियों से उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं। देखिए अब ये यहाँ पे हम लोगों को सारे प्रदूषण के बारे में बता रहा है। मिट्टी प्रदूषण कैसे होता है, जब वन वगैरह को काटा जाता है तो मिट्टी बढ़ती जाती हैं। जल प्रदूषण क्या होता है, जब हम लोग जो है कोई उद्योग धंधों से निकलता हुआ। वहीं पे वायु प्रदूषण क्या कह रहा है कि संयंत्रों या गाड़ियों से जो उत्सर्जित पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु को एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है। क्या कह रहा है, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है उसी के कारण पृथ्वी के तापमान में भी वृद्धि होगी और इसी के कारण आपके जो ग्लेशियर वगैरह वो भी पिघलने लगेंगे। ठीक, आगे चलते हैं।
इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। क्या? भूमंडलीय तापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या होती है? तो जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होगी उसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, उसे ही भूमंडलीय तापन या फिर आपका क्या कहेंगे, ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसीलिए भूमंडल, वायुमंडल एवं जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों को सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है। ठीक, ये यहाँ पे हम लोगों ने देखा। अब ये हम लोगों का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर से संबंधित कुछ जुड़े हुए प्रश्न, इसमें कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे, कुछ क्वेश्चन आपको करना, कुछ क्वेश्चन पहले से टिक है। चलिए प्रारंभ करते हैं अपने अभ्यास को। पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? चारों प्रमुख परिमंडल को बारे में आपको बताना। तो भैया कैसे बताएंगे आपके चारों प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं? देखिए, अब यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर की। जब प्रारंभ हम करते हैं तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। पहला क्या हो जाएगा? पहला आपका भूमंडल हो जाएगा। देखिए, भूमंडल हो गया, दूसरा आपका वायुमंडल हो गया, तीसरा आपका जलमंडल हो गया, चौथा आपका जीवमंडल हो गया। ये आपके चारों मंडल हो जाते हैं, चारों परिमंडल हो जाते हैं। ठीक, ये आपको वहां से नोट डाउन कर लेना कि आखिर चारों परिमंडल कौन से हैं। पृथ्वी के प्रमुख महाद्वीपों के नाम लिखिए। अब 7 महाद्वीप है, सातों के महाद्वीप को आपको लिख देना है। तो कैसे लिखना है? तो आपको पीछे देखना है, आपको चैप्टर का दिया गया है, जिसमें एशिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, वहीं पे आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका हो गया एवं अंटार्कटिका महाद्वीप हो गया। तो इस तरह से आप सबका लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। 2 महाद्वीपों का नाम लिखिए जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। तो दक्षिणी गोलार्ध में आपका दक्षिणी अमेरिका एवं आपका क्या, आपका ऑस्ट्रेलिया जो है पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब इसको समझने के लिए हम एक बार आपको दिखा दे रहे हैं भैया कैसे हमने इसका आंसर दिया है। देखिए, ये आपका फिगर है, ये आपकी जीरो लाइन है, ये आपका पूरा दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे हम लोगों ने लिखा था दक्षिणी गोलार्ध है। यहाँ पे देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया आपका सिर्फ और सिर्फ दक्षिण में स्थित है, 0 अंश के दक्षिण में स्थित है। वहीं पे दक्षिण अमेरिका को देखिए, ये आपका यहाँ पे स्थित है। तो यही 2 आपके हैं जो दक्षिणी गोलार्ध में स्थित हैं। पहुंचते हैं हम अपने उस पे आंसर पे। वायुमंडल की विभिन्न परतों के नाम लिखिए। तो वायुमंडल के आपको सभी को परतों के नाम मैंने बता दिए हैं, आपने देख भी लिए हैं। वायुमंडल में परतों के नाम कहाँ हैं? तो क्षोभ मंडल दिया गया, समताप मंडल दिया गया, मध्य मंडल दिया गया, आयन मंडल दिया गया, बहिर्मंडल दिया गया। तो इस चीज को आपको यहाँ पे नोट कर देना है कि आपका कौन कौन सा मंडल। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे लगभग 71% भाग पे जल पाया जाता है। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध से अधिक जो है हमारे जो है भूमि, मतलब दक्षिणी गोलार्ध से ज्यादा यहाँ पे भूमि पाई जाती है। जीवित प्राणियों के लिए जीवमंडल क्यों आवश्यक है? क्योंकि जीवमंडल पे सभी चीजें इकट्ठा मिलती हैं आपका, जहाँ पे स्थलखंड और आपका वायुमंडल और वहीं पे आपका जो है जलमंडल, तीनों चीजें वहां पे मिलती है। सही उत्तर पे चिन्ह करना है। कौन सी पर्वतमाला एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? अब देखिए, आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सी पर्वतमाला है, श्रृंखला है जो एशिया एवं यूरोप को अलग करती है? तो भैया ये कैसे आपको पता चलेगा? वहां पे तो टिक पहले से लगा है, लेकिन आप कैसे खोजेंगे? तो आपको खोजने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। देखिए, ये एशिया दिया गया है, ये आपका एशिया है, यहाँ पे यूरोप, और ये बीच में एक पर्वतमाला दी गई जिसको बोलते हैं यूराल पर्वतमाला। तो किससे अलग होगा? तो यूराल पर्वतमाला से अलग होगा। यहाँ पे यूराल आपका सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका कैसे जुड़ा है? तो ये एक स्थल संधि से जुड़ा है जो कि पनामा है, क्योंकि ये काटकर अलग से बनाया गया है। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा। वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक है। लगभग आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिला के कितनी है? तो 99% है। 99% में आपकी जो है नाइट्रोजन कितनी है? तो ये आपकी 78% है। और वहीं पे आपकी 21% कितनी है? तो आपकी 21% ऑक्सीजन है। तो सबसे अधिक कौन हो जाएगा? तो सबसे अधिक नाइट्रोजन हो जाएगा। पृथ्वी का कौन सा भाग ठोस चट्टानों का बना होता है? तो वायुमंडल बिल्कुल नहीं भैया, जलमंडल नहीं, थलमंडल, स्थलमंडल जिसको बोलते हैं, ये आपका पूरी तरह से ठोस चट्टानों से बना है। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो भैया सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया, ये आपका सबसे छोटा है। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे बड़ा आपका एशिया है। खाली स्थान पे बनना। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कहाँ है? तो भैया मेरियाना गर्त है, आपको भर देना है। महासागर का नाम एक
देश के नाम पे रखा गया है। तो कौन सा भैया है? हिंद महासागर है। स्थल, जल तथा हवा का एक सीमित भाग जो जीवन के लिए सहायक है, इसको जीवमंडल बोलते हैं। यूरोप तथा एशिया महाद्वीप को एक साथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? ये हमने आपको बताया था, ये आप फिल कर दीजिएगा। क्या बोलते हैं? तो यूरेशिया बोलते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, क्या है? तो माउंट एवरेस्ट है। कितना है? 8,848 मीटर ऊंचा है। तो ये चीजें हो गई आपकी टोटल, ये आपको करना है, ये आप कर लीजिएगा। ठीक, तो दोस्तों इस चैप्टर में हम लोगों ने अपने जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो हम लोगों ने देख लिया। हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर उपस्थित होंगे आप लोगों के सामने, उसमें भी समझेंगे क्या क्या चीजें हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।